पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी बच्चे से आगे निकल जाने से वो बच्चा उससे ओवरऑल आगे नहीं हो जाता है। आप यकीन पे जाके ये जो 2 सीरीज है 36 मंथ्स में आपका बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। यूसी और आइसोमेरिज्म वाला पार्ट पंकज सर से एटलीस्ट करेंगे भैया अगर हम खुद से करते हैं, मान लो फिजिक्स फिजिकल हम खुद से करते हैं तो जो अपडेटेड सिलेबस है तो इस बार टीचर नए क्वेश्चन लिखाएंगे या मान लो कुछ नए पॉइंट्स नोट्स लिखवाएंगे तो उसके साथ कैसे डील करें। तो 7 आवर्स का टाइम आपके पास फ्री होगा क्योंकि आपको ना लेक्चर देखना है ना नोट्स देखना है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये आपका हो चुका है। अब आप इसमें 3 चीजें कर सकते हो। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्क्रीन पे आपको कुछ बच्चों का डेटा देखने को मिल रहा होगा जिसके थ्रू मैं आपको नीट 26 के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो समझाने वाला हूं। इसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा लिया है जिसमें वैसे बच्चे भी हैं जो कि इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में इस बार एडमिशन लेने वाले हैं, वैसे बच्चे जो कि इस बार अपने स्टेट के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वैसे बच्चे जो कि इस बार एम्स में एडमिशन लेंगे, इससे लेकर वैसे भी बच्चे हैं जो कि इस बार अपने स्टेट में बस किसी तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगे। इन सारे ही बच्चों के सब्जेक्ट वाइज स्कोर से, सब्जेक्ट वाइज डेटा से हम लोग ये समझेंगे कि अच्छा अगर कोई टफ पेपर आता है तो उसमें किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज मार्क्स वेरी करता है, किस तरीके से बच्चे ने अगर बायो में अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया तब भी किसी बच्चे ने फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म कर लिया, किसी बच्चे ने बायो में इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं होने के बावजूद भी वो सिलेक्ट हो रहा है। तो वो जो डिफरेंट वेराइटीज है उसको हम लोग इसके थ्रू समझेंगे। और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है लाइक भैया 330 तो सिर्फ टॉपर ने स्कोर किया, भैया 80 मार्क्स तो बहुत कम बच्चे के आए हैं इस बार। उन सारे मिथ्स को भी बर्स्ट करेंगे और जो बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है इसके अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करेंगे। और लास्टली ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है इसको समझाऊंगा जो कि गेम चेंजिंग हो सकता है आपके नीट 26 के एग्जाम के लिए। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि इस डेटा में ऐसा क्या है जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत सारे बच्चे ये बोलते थे कि भैया 330 से ऊपर जो स्कोर करने वाले बच्चे ना वो 500 से भी नीचे हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे और एक ये फॉर्मूला यूज करोगे जो कि मैंने यूज किया है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक स्कोर के ऊपर है, उसके लिए मैंने यूज किया है कि जो इस बार टॉपर है ऑल इंडिया रैंक 1 है उसकी जो मैक्सिमम परसेंटाइल है सब्जेक्ट वाइज वो कितनी है। उसके बाद जो रिजल्ट्स मेरे पास थे उसमें पर्टिकुलर कैंडिडेट के परसेंटाइल कितनी आई है उसको माइनस करने के बाद अगर आप 100 से डिवाइड कर देते हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस बार अपीयर हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा इस स्कोर के ऊपर कितने बच्चे ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो अगर इसके बेसिस में आपको डेटा समझाता हूं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 336 से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चे ऑलमोस्ट 3500 बच्चे थे जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। अगर आप 320 से ऊपर जाओगे, 316 मार्क्स कितने बच्चे का आए थे तो ये 30,000 पे पहुंच जाता है। मतलब कि एक अमाउंट के नीचे बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट थे, मतलब 320 से ऊपर मार्क्स बहुत बच्चों ने स्कोर किया था। लेकिन उन सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि 320 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं लेकिन उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 73 मार्क्स से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे 52,000 थे। ऐसे अगर आप आगे देखते हो तो आपको दिख रहा है कि 110 से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे इस पेपर में भी 4,000 थे। 126 जो कि एक टॉपर का स्कोर है, इस बार 169 ऑल इंडिया रैंक आ रहा है, उससे ऊपर फिजिक्स में 970 बच्चों ने स्कोर किया था। चलो और देखते हैं हम लोग 85 से ऊपर कितने बच्चों ने स्कोर किया इस बार 25,000 ने स्कोर किया। लेकिन क्या इन सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। भले ही आपको दिख रहा है कि इस बच्चे से फिजिक्स में 25,000 बच्चे आ गए हैं लेकिन स्टिल इस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 7,000 है। मतलब कि आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी बच्चे से आगे निकल जाने से वो बच्चा उससे ओवरऑल आगे नहीं हो जाता है क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट में परफॉर्म करना पड़ता है। आपको दिख रहा है कि इस बच्चे ने बायो में बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिसके कारण ओवरऑल ये बच्चा आगे निकल गया। ऑल्सो आपको दिख रहा है कि केमिस्ट्री जो कि इस बार काफी टाइम टेकिंग था, स्टिल एक एवरेज स्कोर अगर आप देखोगे तो 140 143 से ऊपर ऑलमोस्ट 15,000 बच्चे हैं। 167 से ऊपर, चलो ये तो टॉपर का स्कोर है इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। 155 से ऊपर 6,000 के आसपास बच्चे थे, ठीक है। 135 से ऊपर 32,000 बच्चे थे। मतलब कि 140 से ऊपर अगर आप स्कोर ला देते केमिस्ट्री में तभी आपका एक अच्छा स्कोर था। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप किसी बच्चे से आगे निकल जाते हो इसका मतलब नहीं है कि आप उसको पीछे छोड़ सकते हो। आपको तीनों सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना था और ये वही बच्चा कर पाया था जो पैनिक नहीं किया इस पेपर में। तो मतलब पैनिक नहीं करना और सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ सॉल्व करना, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं स्टक हो जाना, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं फंसे रह जाने वाला ही बच्चा इस बार सिलेक्ट हुआ है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है जब भी आप इस बार टाइम मैनेजमेंट पे जाओगे और टाइम को एलोकेट करोगे अच्छा मैं किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दूं। ऑल्सो आप अगर एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करोगे, जितने भी बच्चे इस बार सिलेक्ट हुए हैं उनका अगर आप बायो और केमिस्ट्री का स्कोर सम करते हो तो आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों का स्कोर जो है 460 से ऊपर है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 466 आएगा, यहाँ पे 470, इसमें 509, इसमें 459, इसमें 478। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे एक रेंज में फॉल कर रहे हैं जो कि है 460 से लेके 509 मार्क्स, जो कि आउट ऑफ 540 है। मतलब कि बायो केमिस्ट्री का टोटल स्कोर 540 है। और अगर आप टफ पेपर में 460 से लेके 509 स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप फिजिक्स में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे जो कि हार्ड पेपर में होता है तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। मतलब बायो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सिलेक्शन में और फिजिक्स एट द एंड आपके रैंक को डिसाइड करने में हेल्प करिए। मतलब कि अगर एक टफ पेपर आए चाहे ईजी पेपर आए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है इस साल अपने प्रिपरेशन में है वो है बायो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से करके जाना, बहुत मल्टीपल रिवीजन करके जाना ताकि आप टाइम बचा पाओ वहां से और फिजिक्स में एलोकेट कर पाओ अगर वो हार्ड है। अदरवाइज उस हिसाब से आप टाइम को वहां पे डिवाइड कर सकते हो पेपर में। दो चीजों का आपको ध्यान हमेशा रखना है। एक तो आप एनसीईआरटी को बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केस में कभी इग्नोर नहीं कर सकते और किसी भी सब्जेक्ट में आप पीवाईक्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि एनी डे जो कंसेप्ट्स, जो टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं पीवाईक्यूज में वही आपके 80% ऑफ टाइम रिपीट्स होंगे। इस बार भी आप अगर आप देखोगे तो वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन उन्हीं को हल्का सा टफ कर दिया गया है। तो आप पीवाईक्यू को कभी मिस नहीं कर सकते हो और इसलिए आपके पास पीवाईक्यू की बुक होनी ही चाहिए, जिसके लिए आप ओसवाल बुक्स की 38 ईयर्स की पीवाईक्यू बुक ले सकते हो। जिसकी अच्छी बात यह है कि ये 100% न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड है। इसमें आपको चैप्टर वाइज 38 ईयर्स के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं जिनके डिटेल सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको और एक्यूरेट आंसर की मिलेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे हर एक पीवाईक्यू को
टॉपिक वाइज स्प्लिट कर दिया गया है और आप उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से पहले इनके जो रिवीजन नोट्स और माइंड मैप्स हैं उनको यूज कर सकते हो फास्ट रिवीजन के लिए, और उनको फॉलो करने के बाद आप जाके इनके पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा, माइंड मैप्स के थ्रू फास्ट रिवीजन भी कर लोगे और पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें आपको टोटल 1425 क्वेश्चंस मिल जाते हैं पीवाईक्यूज के, और साथ ही साथ 2 प्रैक्टिस पेपर मिल जाता है जो कि काफी अच्छा सोर्स हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब बुक होने का फायदा यह है कि आप इसको टाइमर लगा के एक एग्जाम बेस्ड सिनेरियो बना के फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ऑल्सो अच्छी बात यह है कि इस बुक में आपको 25 का जो नीट का पेपर है वो फुल्ली सॉल्व मिल जाता है, और यहाँ पे ये भी बता दिया है कि अच्छा किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार नीट 25 में, जो कि काफी एक अच्छा फीचर है इस बुक का। साथ ही साथ इसमें आपको 2014 से 25 तक का ट्रेंड एनालिसिस मिल जाता है, जिसके थ्रू आप ये देख पाओगे कि कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं और किन पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये हाईली रिकमेंड बुक है जो कि आप पीवाईक्यू के लिए ले सकते हो और अपनी नीट 26 के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर लेना। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं कि अगर मान लो सेम पेपर अगले साल दे दिया जाए तो उस केस में बायोकेमिस्ट्री को आपको टारगेट लेके चलना है कि कितना ही टफ पेपर है, बायोकेमिस्ट्री में तो मेरे को स्कोर लाना ही लाना है, 480 मार्क्स से मुझे टारगेट लेके चलना है। फिजिक्स में अगर हार्ड पेपर है तो मैं 80 से 100 मार्क्स भी लाऊंगा, तो भी मैं 560 से 580 के बीच लाई करूंगा और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, सेफ साइड पे रहूंगा। मान लो अगर ये सेम पेपर अगले साल दिया जाता है तो जो कट ऑफ है अगर इस बार 530 जाता है, 525 जाता है, तो अगले साल सेम नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे उस बार अगले बार के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये सेम सेफ साइड के लिए अगर आपको टफ पेपर का कट ऑफ लेके चलना है तो 550 लेके चलो अगले बार के लिए, सेम कट ऑफ मत लेके जाना जो इस बार आने वाला है। वैसे इजी पेपर का तो आपने देखा कि अगर पेपर इजी आ जाता है तो उस केस में 640 650 कट ऑफ जाता है, तो उस केस में आपको बायोकेमिस्ट्री का टारगेट लेके चलना है कि 510 मेरा आ जाए बायोकेमिस्ट्री मिला के, और बाकी स्कोर मैं फिजिक्स से निकाल लूंगा 140 से 160। तो ये दोनों टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए, चाहे पेपर टफ है या पेपर इजी है। बायोकेमिस्ट्री में तो मेरे को मार्क्स लाना ही है, 480 से 510 ही मेरा मार्क्स वेरी करना चाहिए, चाहे पेपर टफ है या इजी है। तो ये ध्यान रखते हुए हम लोग स्ट्रैटेजी को बनाने वाले हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बायोलॉजी के लिए स्ट्रैटेजी बताता हूं कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या बेस्ट होगा आपके लिए, तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इस बार भले ही बच्चे बोल रहे हैं कि भैया 330 से ऊपर सिर्फ मान लो टॉप 500 ने स्कोर किया होगा, टॉप 1000 ने स्कोर किया होगा, लेकिन मैंने आपको जस्ट दिखाया कि 331 से ऊपर ऑलमोस्ट 9000 बच्चे थे। अब अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस बायोलॉजी में एग्जैक्ट आए थे, तो 84 क्वेश्चंस थे, मतलब कि 336 मार्क्स होता है। तो इसमें से जिन्होंने 331 मार्क्स स्कोर कर लिया था वो ऑलमोस्ट 9000 बच्चे थे। तो मतलब एनसीईआरटी से पढ़ के जाने के बाद बहुत बच्चों ने वहां पे अच्छे से परफॉर्म किया, और 330 से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चे अगर आप है इस पेपर में तो आप ऑलमोस्ट टॉप 1000 रैंक में पहुंच सकते हो अगर आपने बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छे से डील कर लिया है। तो मतलब 330 मार्क्स से ऊपर लाने के लिए आपको इन 84 क्वेश्चंस को सही करना था, जो कि सारे के सारे एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से आए थे, और इसको मैंने प्रूव कर दिया है अपने उस वाले वीडियो में, आप देख सकते हो उसमें। और ऐसा स्कोर लाने वाले बच्चे 9000 भी है, तो ये नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कोई ला नहीं पाया, बहुत बच्चे लाए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसलिए कट ऑफ नीचे आ गया। तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रखना हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए, एटलीस्ट जब तक हम पूरे एनसीईआरटी में मास्टर ना हो जाए उस समय तक हम लोग को सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और पाथवे जो हमारा मेन होने वाला है वो ये होने वाला है कि हम लोग को मेन ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के लाइंस समझना है। ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी लिया और पढ़ने बैठ गए क्योंकि भैया ने बोला एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी के लाइंस के कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी आपने नए पॉइंट सीखे वो आपको एनसीईआरटी में ऐड कर लेना है और एनसीईआरटी को हाईलाइट कर लेना। मैं नोट्स बनाने का रिकमेंड नहीं करता हूँ बायो में, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि बायोलॉजी का बार बार रिवाइज करो, और क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से आने वाले हैं तो एनसीईआरटी को रिवाइज करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि सारी लाइन समझना इंपॉर्टेंट। एक बार समझ लो, उसको मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो और बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज करो, ये ज़्यादा मेरे को फायदेमंद दिखता है। मैंने भी यही फॉलो किया है एक्जैक्टली। मैंने कभी भी नोट्स नहीं बनाए हैं बायोलॉजी के, और इसलिए मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ। अब चाहे आप फ्रेशर्स हो, लो स्कोरर हो, या फिर आप डिसेंट स्कोर कर रहे हो, इस बार सबको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप बायोलॉजी को खुद से करो, रिकॉर्डेड लेक्चर से करो और दिसंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप बैच के साथ चलोगे, फैब में खत्म करोगे, आपके पास रिविजन करने का टाइम नहीं बचेगा। और अगर उसी समय आपकी बायो भी खत्म हुई, केमिस्ट्री भी खत्म हुई, फिजिक्स भी खत्म हुई और सेम टाइम में आपको रिविजन स्टार्ट करना होगा तो आप पैनिक कर जाओगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए बायो को आपको दिसंबर तक कंप्लीट करने का टारगेट लेना है। और इस बार जैसे कि मैं लास्ट ईयर तक बोलता था कि आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर लो, वन शॉट देख लो, क्योंकि मैंने वही किया था, मेरे को उससे काम हो गया था। मैंने डिटेल लेक्चर नहीं देखा था, बहुत कम जगह देखा था, जो कि मैंने बता दिया था। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देख के अपना कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंड जो है वो क्वेश्चनिंग माइंड नहीं हो, डाउट उनके दिमाग में खुद ब खुद नहीं आता है, तो इसलिए वो खुद सर्च करके उन सब चीज़ों को क्लियर नहीं करते। तो उनको चाहिए कि डिटेल लेक्चर देख लें। इस बार जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और डिटेल लेक्चर दोनों मिक्स किया हुआ है मैंने, लेकिन स्मार्टली किया हुआ है, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लेक्चर लेने जाओ बायोलॉजी का, तो आप कुछ चैप्टर्स को अलग कर लो और कुछ चैप्टर्स को अलग कर लो। इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको पता है कि ये चैप्टर्स हमेशा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, जिनको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। ये वैसे 11 चैप्टर्स है जहाँ से मोस्टली अगर क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आएगा। यहाँ पे कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका मोस्टली नहीं बनता है, ठीक है। और अगर बन भी जाता है तो रियली आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया तो वो कोई भी नहीं करेगा, उसको लेके हम लोग को पकड़ के नहीं बैठना। लेकिन मैक्सिमम 99% जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी के लाइन से आएंगे। इन चैप्टर्स के लिए आपको विपिन सर के या फिर आकांक्षा मैम के जो वन शॉट्स अवेलेबल हैं उनको फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसमें एनफ होता है। इसमें आपको 3 दिन
लगाना है पर चैप्टर के लिए। इस तरीके से आप इन 11 चैप्टर्स को 33 डेज से खत्म कर सकते हो। तो मैं एक रेंज लेता हूँ कि आप 40 डेज के अंदर इन चैप्टर्स को निकाल सकते हो। इनमें जो सारी वीडियोस है वो 2 से 4 घंटे का है। 1.5x पे अगर आप देखोगे तो 2 से 3 घंटे के अंदर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ एक चैप्टर कंप्लीट करने के तो काफी है। आप आराम से 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर लो, लेक्चर देख लो, एनसीईआरटी मार्किंग कर लो, सब कर लो, और एक दिन बैठ के आप आराम से क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो। इसमें जो जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लो, पीवाईक्यू करना है पीवाईक्यू कर लो, क्योंकि पीवाईक्यू इन वीडियोस में कवर्ड है तो आपको बस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करना होगा। अब कौन से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेक्चर्स, तो आप 2 सोर्सेज फॉलो कर सकते हो। या तो ओजोन क्लासेस पे जो विपिन सर के वन शॉट से वो देख सकते हो, या फिर आप यकीन पे जाके ये जो 2 सीरीज है आकांक्षा मैम और विपिन सर की, इनको देख सकते हो। बेस्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज है, आप फॉलो कर सकते हो। मैंने ये अपने टाइम में फॉलो किया था, लेकिन ये पुराना हो गया है, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ये हो सकता है कि सबको पसंद आए, लेकिन मैंने इससे किया था। अब जो बाकी चैप्टर्स हैं, इन 11 चैप्टर्स को छोड़ के बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आपको 3 घंटे का टाइम डेली देना है। ऊपर आपने 2 से 3 घंटे का टाइम दिया, यहाँ पे 3 घंटे का टाइम आराम से दे सकते हो। आप डिटेल लेक्चर आपको इसमें देखना है। डिटेल लेक्चर आप आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर्स निकाल सकते हो, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने बैच लिया हुआ है उसमें ओल्ड लेक्चर्स का एक्सेस है आपके पास, लाइक खजाना में मिल जाता है आपको। अगर ओल्ड लेक्चर का एक्सेस है तो वहाँ से आप देख सकते हो। तरुण सर, एमडी सर, रुपेश सर, आकांक्षा मैम, जिससे भी आपको देखना है डिटेल लेक्चर देख सकते हो, सारे ही अच्छा पढ़ाते हैं। इसमें आपको ये लेना है कि 7 डेज में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें हम लोग को 2-3 चीजें कंप्लीट करनी है, इसलिए 7 डेज का मैंने आपको टाइम दिया है, क्योंकि आप डिटेल देखने वाले हो और डिटेल ऑलमोस्ट 12 से 16 घंटे का ड्यूरेशन रहता है डिटेल वाले लेक्चर्स का। अब 4 डेज में आपको लेक्चर कंप्लीट करना है, डिटेल लेक्चर, और ट्राई करना है कि जो मैंने आज पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करके ही सोऊं। ठीक है, मतलब 2.5 घंटा मेरे को लगा लेक्चर कंप्लीट करने में आज का, उसके बाद आधे घंटे मैंने आज जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया। ये आपको डेली कर लेना है। उसके बाद अब इसमें होगा क्या कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप साथ ही साथ एनसीईआरटी को पेंसिल से मार्क करते चलो, क्योंकि नोट्स आपको बनाना नहीं, तो आपका सारा का सारा टाइम बस समझने में जा रहा है। और एनसीईआरटी में अच्छा सा नहीं बोला, एनसीईआरटी मैंने मार्क लिया, मेरे को ये लाइन समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद 4 दिन बाद जब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए डिटेल लेक्चर से, आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगी, आपने गलत किया, या तो आप उसको एनसीईआरटी में मार्क कर लोगे, अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो आप उसको ऐड कर लोगे कि ये एनसीईआरटी में यहाँ गलत लिखा हुआ है, या फिर एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, इसको ऐड कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये सब चीजें आप एनोटेट कर लोगे अपने एनसीईआरटी में। उसके बाद आप जाओगे विपिन सर के वन शॉट्स पे, जो कि मैंने ऊपर दिखाया जिससे मैंने किया था, उसको खोलोगे और एनसीईआरटी हाईलाइट करने के लिए बेस्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज देख के एनसीईआरटी को फाइनल हाईलाइट कर लोगे, और इस तरीके से आपके एनसीईआरटी हाईलाइट हो जाएगी, जो कि आपका रिवीजन मटेरियल बन जाएगा आगे के लिए। ठीक है, ये करने के लिए आपको अगर 7 डेज दे रहे हो पर चैप्टर, तो 21 चैप्टर्स बच गए थे आपके, तो 147 डेज में आपका काम हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऊपर का अगर टाइम मैं प्लस करता हूं उसमें, तो 180 डेज में, दैट इज 6 मंथ्स में आपका बायोलॉजी खत्म हो जाएगा दिसंबर एंड तक। ठीक है, तो ये टारगेट आपको लेकर चलना है कि दिसंबर एंड तक मैं बायोलॉजी को इस तरीके से खत्म कर लूंगा। अब इसमें फायदा क्या हुआ कि आपने जो वैसे चैप्टर जिसमें डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाता, और कंसेप्चुअल तो एटलीस्ट कुछ घुमा के नहीं पूछते, तो उनको आपने जल्दी खत्म कर लिया। और वैसे चैप्टर जो कि अच्छे चैप्टर हैं, यहाँ पे लाइन्स समझना इंपॉर्टेंट है, इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपने डिटेल लेक्चर भी देख लिया, विपिन सर के वन शॉट भी देख लिया, तो आपको 2 पर्सपेक्टिव में मिल गया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया अच्छे से। तो ये काफी अच्छा तरीका है टाइम बचाते हुए, बिना कुछ लॉस किए अपने बायोलॉजी को खत्म करना। क्योंकि इस तरीके से क्या हो कि आपकी ना कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग छूटेगी और ना कोई एनसीईआरटी का लाइन छूटेगा, और आप आराम से जितना भी एनसीईआरटी डोमिनेंट पार्ट आपके नीट 26 में आएगा उसको खत्म करोगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी तो सारे छोड़ दोगे, तभी आपका सिलेक्शन हैम्पर नहीं होगा, और ये करने में आप काफी ज़्यादा टाइम बचा पाओगे, क्योंकि दिसंबर में अगर खत्म कर लेते तो आपके पास रिवीजन करने का काफी टाइम बचता है, और रिवीजन ही की रोल प्ले करेगा। ये नहीं कि पेपर तो आया चलो 1 घंटे मैंने खत्म कर लिया, लेकिन उसके कारण जो आप पैनिक करोगे केमिस्ट्री फिजिक्स में, फिर वो आपको नहीं बचा पाएगा। इसलिए बायो आपको ऐसा करना है कि पेपर कितना भी हार्ड है, 45 से लेकर 55 मिनट इसमें मुझे बायोलॉजी खत्म करना है। इसका एक ही तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारे रिवीजन। ठीक है, और इसके लिए दिसंबर एंड में सिलेबस खत्म करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के क्या आपको फॉलो करना है, तो 4 घंटे का टाइम आपको केमिस्ट्री में देना है, और इसमें आपको पता है 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इसको डिवाइड कर लेना है। फिजिकल में मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताता हूँ कि अगर आप खुद से करने वाले हो, ठीक है, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इस बार खुद से करूँ, क्योंकि मेरा अच्छा मार्क्स आया था, मेरी केमिस्ट्री क्लियर है, मैं बस बायो या फिजिक्स का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, तो मैं खुद से करने वाला हूँ, बस मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो उस केस में मैं बताता हूँ कि कौन से चैप्टर्स को आपको पहले कर लेना चाहिए। फिजिकल में आपको मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले खत्म कर लेना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग पहले कर लो, कोई भी चैप्टर बाद में स्टार्ट कर सकते हो। ऑर्गेनिक में आईयूपीएससी, जीओसी कंप्लीट कर लो, आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लो, फिर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपको इनऑर्गेनिक का बताता हूँ कि आपको कैसे फॉलो करना चाहिए। अब देखो इसमें जो मैंने 4 आवर्स पर डे लिखा है वो ये लिखा है कि जब भी आप केमिस्ट्री कर रहे हो तो ये नहीं करना है कि मैं रोज तीनों पार्ट्स को लेकर चल रहा हूँ, कि मैं डेली इनऑर्गेनिक का कुछ पार्ट देख रहा हूँ, कुछ ऑर्गेनिक देख रहा हूँ, कुछ फिजिकल देख रहा हूँ। आप जब भी करोगे एक पार्ट को कंप्लीट करोगे, मतलब या तो फिजिकल कंप्लीट किया, या इनऑर्गेनिक कंप्लीट किया, या ऑर्गेनिक कंप्लीट किया, फिर अगले पार्ट पे गए। ठीक है, तो जब हम लोग इनऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे तो हम लोग 4 आवर्स पर डे का टाइम देंगे। मोहित सर या वीटी सर, जिससे भी आप वाइब मैच करता है आपका, उससे आप देख सकते हो। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट सिर्फ कंसेप्चुअल पार्ट में, लाइक केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी इन दोनों चैप्टर्स में आप एनसीईआरटी हाईलाइट करो, आपका मोर देन एनफ है। वहीं से क्वेश्चन आएगा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता है, आपको बस इन चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो किसमें नोट्स बनाना है, किसमें एनसीईआरटी हाईलाइट करना है, ये बता दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने टारगेट दे दिया है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जब आप करने जा रहे हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से करो। मोहित सर के ओल्ड लेक्चर देख सकते हो, वीटी सर के ओल्ड लेक्चर देख सकते हो। मोर देन एनफ है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कोई चेंज नहीं आया था, फिजिकल में भी कोई चेंज नहीं आया था। चेंज जो था वो फिजिक्स में था, ठीक है,
और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन था, लाइक आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे बहुत दिनों से, इस बार आ गए थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन थे जो कि टफ थे, कुछ क्वेश्चन थे जो लेंदी थे, और बायो में काफ़ी ज़्यादा वो 5-6 क्वेश्चन ने टाइम खराब किया आपका, जिसके कारण आप टाइम नहीं बचा पाए केमिस्ट्री में, इसलिए आपको केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग गया। और आपको दिख भी रहा है कि 140 से 150 स्कोर करने वाले बच्चे काफ़ी थे, लेकिन क्योंकि वो सब सब्जेक्ट में टाइम नहीं दे पाए, इसलिए जो कट ऑफ है काफ़ी नीचे आ गया। और वो बहुत सारे बच्चे जो उन्होंने केमिस्ट्री में अच्छा भी स्कोर किया फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो 140 इसमें बहुत सारे बच्चे लेकर आए हैं इस पेपर में, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट सिमिलर था, इसलिए कोई भी तैयारी में आपको चेंज नहीं करनी है, ठीक है। मोहित सर, वीटी सर से पढ़ो, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, मोर देन एनफ है, इसको आप खुद खत्म करो, ठीक है, ताकि आप जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फिजिक्स फिजिकल, वहाँ पे आप नई चीज़ें प्रैक्टिस कर पाओ, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को ज़्यादा बार रिवाइज कर पाओ। अब इसमें मैंने टाइम लिख दिया कि कितने टाइम में आप खत्म कर सकते हो। अगर आप खुद से करना स्टार्ट करते हो तो आप 15 डेज का टारगेट ले सकते हो पेडी क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग के लिए। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग की मैंने हिस्ट्री भी दे दी। तो अगर आपको लेक्चर देखने के बाद समझ नहीं आया, क्वेश्चन नहीं बनाया, एनसीईआरटी कवर करना है, तीनों के लिए ही हिस्ट्री बेस्ट है। मैंने कंसेप्चुअली सब बताया है, आपका एक एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का लग जाएगा, ठीक है। और इवन आपके कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे कि आप मॉड्यूल के क्वेश्चन भी लगाने जाओगे तो वो भी बन जाएगा आपको। फिर पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक आराम से सर से पढ़ो। उसके बाद लास्टली एनसीईआरटी कवर करने के लिए, उसको मार्क करने के लिए हिस्ट्री देख लेना, आपका पी एंड डीएनए ब्लॉक जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप हिस्ट्री देख सकते हो, उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। और सर के लेक्चर्स देख लेना, फिर हिस्ट्री देखना, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा आपको मजा आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने बहुत तरीके से कवर करवा दिया और आपको समझ में आएगा अच्छा ये याद करना है, ये याद करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत तरीके से आपका एक वो बना देगा, बेस बना देगा, ठीक है। इसमें आप 10 डेज का टाइम दे सकते हो। अब उसके बाद क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, अब रिसोर्सेज वाली वीडियोस मैंने सब क्लियर कर दिया, तो आप उसको देख लेना। बाकी फिर भी मैं यहाँ पे रफली बताता हूँ आपको। इंटेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स आपको कवर कर लेना है, जो कि ह्यूरिस्टिक में ही कवर हो जाएगा। तो जैसे आप ह्यूरिस्टिक देखोगे तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा, बस पीरियडिक क्लासिफिकेशन का आपको खुद कर लेना है। उसके बाद मॉड्यूल्स आपको कर लेना है कंसेप्चुअल चैप्टर्स के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियडिक क्लासिफिकेशन इसमें कर लेना है। बाकी में नहीं भी करोगे चलेगा। बाकी में आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना। पीवाईक्यूज मस्ट है, 2 से 3 बार हर एक कंसेप्चुअल पार्ट के लिए, और 1 से 2 बार जितने भी पी ब्लॉक डीएनए ब्लॉक है उनमें। और जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज लगती है उसको आपको एनसीईआरटी में मार्क कर लेना है या फिर ऐड कर लेना है। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं। 4 घंटे पर डे का टाइम आप इसमें दे सकते हो। जब आप जैसे मान लो इनऑर्गेनिक खत्म हो गया, अब आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करना है, तो ऑर्गेनिक में आप 4 घंटे पर डे का टाइम दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो आपको नोट्स बनाना है और एक आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करनी है। तो एनसीईआरटी हाईलाइट का काम और रिएक्शन कॉपी का काम आप ह्यूरिस्टिक पे छोड़ दो, मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देखो। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, फुल स्कोर कर रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, उसको आपको देखना चाहिए। नोट्स बनाने के लिए आप या तो पंकज सर को फॉलो करो या नितेश सर को फॉलो करो, दोनों ही अच्छे टीचर हैं। मैंने नितेश सर से किया था क्योंकि मेरे को पंकज सर से समझ नहीं आया था, मेरे पास बैच भी नहीं था उस समय, नहीं मैं उतना जानता था पंकज सर को उस समय, ठीक है। तो मैंने नितेश सर से किया था। बाकी पंकज सर से जो भी बच्चे करने जाते हैं उनको मैं बताता हूँ बेनिफिट क्या है, कि अगर आपको बहुत सारे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने तो पंकज सर से करो। वो बहुत सारे वैसे चेन वाले रिएक्शंस वाले क्वेश्चन करवाते हैं, तो आपको फायदा होगा उस थॉट प्रोसेस में। आप देख पाओगे कि अगर कभी मान लो ऑर्गेनिक हार्ड आ जाती है, बहुत सारे चेन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, मल्टीपल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप कर पाओगे। नितेश सर में क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पंकज सर से समझ नहीं पाते, उनको लगता है लेक्चर बहुत लेंदी है, हम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन एंड तक हम सब कुछ भूल जाते हैं, मिक्स हो जाता है। उस केस में आप नितेश सर से कर सकते हो। सारे कंसेप्ट कवर्ड है इसमें, शॉर्ट है, क्रिस्प वीडियोज हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी इसमें कम जाते हैं, लेकिन पंकज सर कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करवाते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी रिएक्शन भी करवाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो आप अपने पाइप के अकॉर्डिंग इसमें टीचर को चूज कर सकते हो। इसमें मैं भी कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि दोनों ही टीचर्स बेस्ट हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि नितेश सर से अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो जीओसी और आइसोमेरिज्म वाला पार्ट पंकज सर से एटलीस्ट कर लेना, क्योंकि उन्होंने आइसोमेरिज्म में काफी डीप पढ़ाया हुआ है। और इस बार आपने देखा कि 2 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म के अच्छे पूछे थे, तो आई नो कि आपका मन नहीं मानेगा बिना आइसोमेरिज्म पढ़े, तो आप पंकज सर से एक बार देख लेना। अब सीक्वेंस बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले आईयूपीएससी, जीओसी, आइसोमेरिज्म ये कर लेना। आपको 20 डेज का टाइम देखिए, आराम से कंसेप्चुअल क्लियरिटी लो, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करना है करो, अच्छे से कोई दूसरी बुक करनी है आपको कर सकते हो, लेकिन इसमें जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो स्पेशली जीओसी में उतना करो। आईपीएससी और आइसोमेरिज्म में ज़्यादा नहीं फंसना है, एटलीस्ट इतना कर लो कि अगर क्वेश्चन आता है तो मैं बना लूंगा। जीओसी में आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है, क्योंकि वो आगे हेल्प करता है आपको। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में आप 10 डेज का टाइम दे सकते हो, आराम से जिससे भी देख रहे हो देखो। और उसके बाद एंड में जब लेक्चर खत्म हो जाए तो आप बाद में क्या कर लेना, हिस्ट्री देख लेना। आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, देख लोगे, आपकी एनसीईआरटी हाईलाइट हो जाएगी। रिएक्शन कॉपी आपको बनानी पड़ेगा, मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ से आप निकालो, प्रिंट कराओ, यूज करो, ठीक है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, 4 डेज का टाइम आप ले सकते हो आराम से। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर 1 हफ्ते का टाइम लो, बड़ा चैप्टर है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 10 दिन का टाइम लो, आराम से करो, ठीक है। भागने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं करना है कि खुद से करें तो यार भगा रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है, एनसीईआरटी मार्क कर लेना है, रिएक्शन कॉपी देख लेना है जो मैंने दिया है, ठीक है। और इन सबको खत्म करते हुए चलना है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम दिया है। एमाइंस 5 दिन में, बायोमॉलिक्यूल 2 दिन में खत्म करो। और इसमें डायरेक्ट ह्यूरिस्टिक भी देख सकते हो, सब कुछ मैंने कवर करवा दिया। तो इस तरीके से आपका 58 डेज में ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। ऊपर अगर आप देखते हो तो ऊपर आपकी इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट 40 डेज में आपका यहाँ पे इनऑर्गेनिक खत्म हो गया था, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखने जाओगे तो आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो है 3 महीने 10 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर आप स्टार्ट करते हो आज, अक्टूबर तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें आराम से ओल्ड लेक्चर देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। आइसोमेरिज्म पंकज सर ने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, वहीं से क्वेश्चन आया है, तो आप आराम से वहाँ पे देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपको ये नहीं करना है कि यार बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गए। आपने देखा 140 से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे बहुत सारे थे, ठीक है। पेपर करने वाला था, बस ओवरऑल पेपर काफी लेंदी था, ओवरऑल पेपर का टफनेस काफी ज्यादा था, इसलिए बच्चे समझ नहीं पाए, नया टाइप का पेपर था तो बच्चे पैनिक कर गए, ठीक है। तो ये दिक्कत थी।
अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल और फिजिक्स में। अब देखो, मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इस बार बैच को फॉलो करो फिजिकल और फिजिक्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, हो सकता है अगली बार फिजिकल अच्छा पूछ दे। तो अगर बैच के साथ चलोगे तो आपने ऊपर इतना टाइम बचा लिया है कि आप आराम से, अगर ये पार्ट आपका लेट भी खत्म होता है तब भी आप रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक काफ़ी जल्दी खत्म कर लिया। तो ये आप कर सकते हो अगर आप बिगिनर लेवल पे हो। लेकिन आप ऐसे बच्चों जिनका फिजिक्स फिजिकल या फिजिकल एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उनको लग रहा है नहीं भैया हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं, उतना हार्ड भी नहीं आया था, PYQ बेस्ड था, अगर ऐसा लगता है आपको, तो उस केस में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम बचा सकते हो, लेक्चर और इस बार के मतलब लेक्चर और नोट्स ना बना के, तो वो भी आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप बैच के साथ जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद कर सकता हूँ, मैंने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, नोट्स बनाए हुए, मैंने अच्छे से लेक्चर लिया हुआ है, तो आप उस केस में क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। अब जो भी बच्चे बैच के साथ जाएंगे वो इस तरीके से करना है उन्हें कि वो लेक्चर देख लें, नोट्स बना ले, क्लास के क्वेश्चन कर ले, DPP कर ले और PYQ कर ले। ये तो मैंडेटरी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इतना करोगे तो आप जो मैक्सिमम क्वेश्चन है 60% 70% क्वेश्चन उनको टैकल कर लोगे। उसके बाद अगर आपके क्लास में लेक्चर में मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं तब तो आपको अलग से नहीं करना है। लाइक MR सर करवाते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। तो वो देखना है कि आप किस कोचिंग में हो, किस बैच में हो, कितने क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं। नहीं, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको एटलीस्ट मॉड्यूल से देख लेना है। तो एक बार अगर आप घुमा लोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया था, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था, बस उसको देख लेते हैं, ये कर सकते हो। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है टेस्ट में आएंगे, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो इतना करोगे आप मोर देन सफिशिएंट है, कैसा ही पेपर आए आप कवर कर लोगे, ठीक है। अब ये तो हो गई उनकी बात जो कि बैच को फॉलो करें। लेकिन वैसे भी बच्चे हैं जो कि सोच रहे हैं कि नहीं भैया हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार खुद से करें, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन हमें लगता है कि नोट्स में या लेक्चर में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप वैसे बच्चों अच्छा स्कोर कर रहे हो इस बार 450 420 पे आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है, तो उस केस में आप ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो फिजिक्स में कि अगर आप खुद से करने जाते हो तो यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर ग्रेविटेशन तक पहले कर लिया, ठीक है। उससे इलेक्ट्रोसाइड्स से लेकर EMW वाली यूनिट कर ली, फिर रे ऑप्टिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर वाला कर दिया, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से लेकर वेव्स वाला यूनिट कर दिया। ये वेटेज के हिसाब से है। अगर आप चाहो कि नहीं भैया मेरा ये तो स्ट्रॉन्ग है, मेरा ये पार्ट वीक है, तो आप इसको पहले भी ले सकते हो, ठीक है। लाइक मेरा ये वीक था तो मैंने लास्ट ड्रॉप में इसको पहले खत्म किया था, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब अगर आप खुद करें तो मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स का तो मैंने ऊपर बता दिया आपको। केमिस्ट्री में आप सुधांशु सर या अमित महाजन सर को फॉलो कर सकते हो। सीक्वेंस ये रखना है कि मोल कंसेप्ट पहले करना है, 1 हफ्ते का टाइम देना है आपको, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम 5 दिन, रेडॉक्स 4 दिन। उसके बाद आप कोई भी कर सकते हो। अगर आपको 12th करना है, 12th वीक है तो 12th कर लो, 11th वीक है 11th कर लो, ठीक है। थर्मो में आप 8 दिन का टाइम दे सकते हो, इक्विलिब्रियम में 10 डेज, सॉल्यूशन में 8 डेज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 9 डेज, केमिकल काइनेटिक्स में 8 डेज का टाइम दे सकते हो। इस तरीके से आप टोटल 60 डेज में अपनी फिजिकल खत्म कर लोगे। तो अगर आप सीक्वेंस में चलते हो जो कि मैंने करवाया है, खुद से केमिस्ट्री खत्म करो तो दिसंबर तक आपकी केमिस्ट्री भी हो जाएगी। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो क्लास के क्वेश्चन है वो करना है, नोट्स बनाना है अच्छे से। अगर नोट नहीं बनाए तो बनाए हुए तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। ये सारे जो क्वेरीज है मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, ऊपर ये सारे वीडियोस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने बता दिया है। मॉड्यूल्स फिर कर लेना है, PYQs कर लेना है। इसके अलावा जो रिसोर्सेज है मैंने रिसोर्सेज वाली वीडियोस में अच्छे से बताया है कि कैसे किन फेजेस में आपको करना है, तो वहाँ से आप उसको देख लेना, ठीक है। अब इसमें डाउट ये आएगा कि भैया अगर हम लोग खुद से करते हैं, मान लो फिजिक्स फिजिकल हम लोग खुद से करते हैं, तो जो अपडेटेड सिलेबस है, जो इस बार टीचर नए क्वेश्चन लेकर आएंगे या मान लो कुछ नए पॉइंट्स नोट्स में लिख पाते हैं, तो उसके साथ कैसे डील करें। तो अगर आपने बैच लिया है तब तो आप बैच से ही इसको फॉलो कर पाओगे। अगर नहीं लिया है तो आपको पता है टेलीग्राम पे मिलता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। आपको करना क्या है कि जैसे मान लो आप अपने सीक्वेंस में चल रहे हो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, रोज का 1 घंटे का टाइम निकाल के रखना है कि मैं फिजिक्स फिजिकल का डेली का जो भी क्लास होगा उसका बस PDF देखूंगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं, हाँ ये तो पिछले नोट में भी था, ये भी था, ये क्वेश्चन मेरे को नया लग रहा है, अच्छा ये ट्राई कर लेता हूँ, अच्छा ये तो पुराना क्वेश्चन है, ये भी किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, अच्छा ये क्वेश्चन मेरे को नया लग रहा है। इस तरीके से क्या होगा क्योंकि आप आगे चल रहे होगे तो एक तो आपका रिवीजन हो गया, आप पुराना लेक्चर देख रहे हो, रोज एक पार्ट देख ले रहे हो, आपने रोज का DPP सॉल्व कर लिया, तो आपको दिख रहा है कि अच्छा ये चीज़ें चल रही हैं क्लास में, ये मेरे को आता है, ये नया है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इस तरीके से आप अपडेटेड भी रहोगे और आप अपने पेज पर भी चल पाओगे। तो ये बेस्ट सजेशन है जो कि मैं दे सकता हूँ वैसे बच्चों के लिए जो कि एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स पर ड्रॉप ले रहे हैं, उनको लग रहा है अगर मैं लेक्चर्स में रह गया तो मैं टाइम वेस्ट कर दूंगा और जल्दी सिलेबस नहीं खत्म कर पाऊंगा, वो बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी है उससे फायदा यह है कि बायोलॉजी इससे अगर आप फॉलो करते हो तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपकी 6 महीने में दैट इज दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। अगर आप केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करते हो तो अक्टूबर तक आपका ये खत्म हो जाएगा, फिर आप बैच के साथ चल सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो, मान लो अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खुद कर लूँगा लेकिन फिजिकल मुझे बैच के साथ चलना है, तो आप इनिशियल मान लो 11th का फिजिकल चलेगा तो फिजिकल देखा तब तक आपने कुछ नहीं किया, फिर इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। इनऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा ना तो जब तक 1 महीने में वो इनऑर्गेनिक के 1-2 चैप्टर कराएंगे, आप इनऑर्गेनिक 1 महीने में खत्म कर लोगे। उसके बाद फिर से फिजिकल स्टार्ट होगा 12th का, तब आप फिर से फिजिकल करो, फिर जैसे फिजिकल खत्म होगा तो फिर आप आराम से जो मैंने शेड्यूल दिया उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक खत्म कर सकते हो। इस तरीके से आप जल्दी दिसंबर तक आपकी केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको फिजिक्स में तो बैच के साथ चलना है, मैंने जैसा कि बोला है मोस्टली बच्चे बैच के साथ जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप खुद कर सकते हो मैंने बता दिया कैसे करना है। तो इसमें अगर आप मार्च तक भी सिलेबस खत्म करते हो फिजिक्स में तो भी दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि दिसंबर तक आपने बायोकेमिस्ट्री खत्म कर ली। उसके बाद जो आप यहाँ पे 3 घंटे और यहाँ 4 घंटे दे देते 7 आवर्स का टाइम आपके पास फ्री हो गया, क्योंकि आपको ना लेक्चर देखना है, ना नोट्स देखना है, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये आपका हो चुका है। अब आप इसमें 3 चीज़ें कर सकते हो, बायोलॉजी रिवाइज कर सकते हो, केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो, और जो फिजिक्स के चैप्टर्स यहाँ तक हो गए हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स को आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इतना करोगे तो 3 महीने आप क्योंकि आगे चल रहे हो अपने बाकी कॉम्पिटिटर से, जो कि यहाँ पे जाके मार्च में जाके अपना सिलेबस तीनों का खत्म करेंगे। आपने क्योंकि 3 महीने पहले ही बायोलॉजी केमिस्ट्री खत्म कर ली थी और आप एटलीस्ट अगर कुछ फिजिक्स नहीं भी कर पाते हो, बायो केमिस्ट्री भी रिवाइज करते हो, तभी आप कॉम्पिटिटर से 540 मार्क्स आगे रहोगे।
ठीक है, यही इस स्ट्रैटेजी का बेस्ट पार्ट है जो कि मुझे समझाना था आपको। और जो भी मैंने आपको समझाया सब कुछ रीजन के साथ बताया है, मैंने टॉपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग बताया है। कितने बच्चे जिसको लग रहा था कि यार केमिस्ट्री में तो किसी ने स्कोर नहीं किया, किसी ने बायो में स्कोर ही नहीं कर पाया, बहुत हार्ड पेपर था, तो रियलिटी दिखाना ही मेरा काम है। ठीक है, उसके बाद फॉलो करना आपका काम है। किसी को पसंद आए नहीं आए, उन्हें लग रहा है कि मैं उनको नीचा दिखा रहा हूँ, उन्हें लग रहा है कि यार भैया आप वहाँ होते तो नहीं कर पाते, वो सब चीज़ें बोलने वाली बात है, वो सब चीज़ें बात अपने आप को एक वो अच्छा फील कराने वाली बात है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, आप भले नहीं कर पाओ, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो कि मेहनत करेंगे, इसको फॉलो भी करेंगे और अगले साल सेलेक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये सोच के चलना है कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसके पॉइंट से सोचो। और क्या मैं इस बार कमेंट करने में रह जाऊँ कि भैया आप गलत बोल रहे हो, या भैया आप गलत बोल रहे हो, या भैया दीदी की वीडियोज़ मत देखो, ये सब कमेंट करूँ, या मैं एक वीडियो देखूँ, 2 वीडियो देखूँ, या मैं वीडियोज़ देख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 10 वीडियो देखी, सबसे कुछ 2 पॉइंट उठाए, उसको अपने में इंप्लीमेंट किया, उसको अपना स्ट्रैटेजी बनाया, उसको फॉलो करने बैठ गए। ठीक है, वो काम करेगी। लेकिन ये कमेंट कर देना भैया ये तो बेकार है, सारी वीडियो देख लो सब पे कमेंट कर दो बेकार है, कोई फायदा नहीं देगा। ठीक है, और इसलिए कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, ये पसंद है ये पकड़ो, किसी दूसरे की पसंद आई खुद ने बनाई है वो पकड़ लो, कुछ इसमें से अच्छा लगा वो आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन फॉलो करो। पढ़ने बैठे हो, ड्रॉप लिया है तो ये डेडिकेट करो पूरा अपने लिए और सिलेक्शन लो, क्योंकि इनिशियली मोटिवेटेड रह के फिर बाद में डिस्ट्रैक्ट होकर और लास्ट में अगर आपको महा रिविजन और 1 शॉट देखने पड़ जाएंगे तो आप इस साल भी सिलेक्ट नहीं होगे। ठीक है, तो कमेंट करके जाओ कि भैया इस बार हम लोग सिलेक्शन लेंगे, स्ट्रैटेजीज हम लोग खुद बनाएंगे या आपकी फॉलो करेंगे, जो आपको करना है करो, लेकिन इस बार भैया हम लोग सिलेक्शन लेके जाएंगे। जो भी मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वो मैं लेके जाऊँगा। कमेंट करके जाओ और मेहनत करो। ठीक है, होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ कि अगली कौन सी वीडियोस चाहिए। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज में मैं आपको और बेटर बायोलॉजी में किस सीक्वेंस में जाना है, किस चैप्टर में क्या करना है, वो सब और मैं क्लियर आपको बता पाऊंगा। ठीक है, तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।